हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था अम्ल क्षार और लवण, उसी का चौथा लेक्चर आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में? पीएच स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। तो तैयार हो स्टूडेंट्स? यस, ओके देन। ठीक है, तो ये हाइब्रिड मॉडल क्लास है जहाँ पे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं और एज ए टीचर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो देखो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होने वाला है पीएच स्केल। पीएच स्केल। सबसे पहले पीएच स्केल की आवश्यकता क्यों होती है वो बताता हूँ। मेरे को एक बात बताओ, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? अम्ल व क्षार के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? अम्ल व क्षार के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा सा वापस से मैं आपको थोड़ा थोड़ा ग्लांस दे देता हूँ। अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, तथा वे पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं, क्या देते हैं? H+ आयन, उनको क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल। अब क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला, स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे, तथा क्या कर देते हैं? वो जल में OH+ आयन, OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन। और अम्ल व क्षार के विक्रिया से क्या बनता है? लवण व जल। क्या बनता है? लवण व जल। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। अम्ल व क्षार के विक्रिया से लवण व जल बनता है, एकदम इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पे आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि देखो, अम्ल क्षार हमने पढ़ लिया, लवण जल क्यों बनता है, ठीक है। उसके बाद हमने अम्लों की अभिक्रिया पढ़ी थी। किसके साथ पढ़ी थी? हमने अम्लों की अभिक्रिया पढ़ी थी धातुओं के साथ, धातु ऑक्साइडों के साथ, धातु कार्बोनेटों के साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ, यही पढ़ी थी हमने। ठीक है, कल मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था। वो क्वेश्चन क्या था? देखो, वो क्वेश्चन ये था कि अम्लराज का सूत्र बनाना। अम्लराज किसे कहते हैं? अम्लराज। तो देखो मैं आपको फटाफट बताता हूँ। अम्लराज बनता है HCl और HNO3। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3, ये मिलकर क्या बनाते हैं? अम्लराज। पर इसमें एक थोड़ी सी ध्यान रखने योग्य चीज है कि ऐसा नहीं होगा कि एक चम्मच अगर HCl मिला रहे तो उसमें एक चम्मच HNO3 मिलाएंगे तो अम्लराज बन जाएगा। अम्लराज बनाने के लिए याद रखने वाला फॉर्मूला ये होता है कि 3 चम्मच HCl मिलाना पड़ता है। कितना मिलाना पड़ता है? 3 चम्मच HCl, 1 चम्मच HNO3, तो जो मिक्सर बनता है उसको बोलते हैं अम्लराज। क्या बोलते हैं? अम्लराज। इसको अगर थ्योरी लिखे तो अम्लराज किसे कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? अम्लराज 3 भाग HCl तथा 1 भाग HNO3 से बनने वाला जो अम्ल होता है उसको बोलते हैं अम्लराज। नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक। HNO3 को नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। तो ये होता है अम्लराज का फॉर्मूला। और अम्लराज और अम्लों का राजा फर्क होता है। अम्लों का राजा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है पीएच स्केल, इसको समझते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने अभी तक क्या पढ़ा? अम्ल व क्षार के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने अम्ल क्षार, ये अम्लराज का कल वाले क्वेश्चन का टॉपिक था। ठीक है, हमने किस किस के बारे में पढ़ा? अम्ल व क्षार के बारे में पढ़ा। आपने कहा हमने अम्ल क्षार के बारे में पढ़ा। अम्ल H+ आयन देते हैं, क्षार क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या नींबू भी एक अम्ल है? और H2SO4 भी एक अम्ल है। और जो बाथरूम में, जो टॉयलेट वगैरह में यूज करते हैं तेजाब, वो भी क्या है? एक अम्ल है। ठीक है, अगर तेजाब लें, नींबू लें और H2SO4 लें प्योर वाला, तो जो नींबू होता है अगर उसको हम अपने किसी भी फर्श पे डालें या किसी भी चीज पे डालें तो वो चीज मेल्ट होना स्टार्ट होती है कि नहीं? रिएक्ट बहुत धीरे धीरे करती है। नींबू को हम अपने हाथ पे छिड़के तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पे जो तेजाब आता है टॉयलेट्स वगैरह या बाथरूम वाला, वो उसको हाथ में नहीं छिड़क सकते क्योंकि वो क्या होता है? थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद में H2SO4 हाथ पे छिड़कते ही हाथ की स्किन पूरी पूरी मेल्ट हो जाएगी। H2SO4 सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। रीजन क्या हुआ? है तो तीनों ही अम्ल। नींबू भी क्या है? अम्ल है। H2SO4 भी क्या है? अम्ल है। वो तेजाब भी क्या है? अम्ल है। हमारे अमाशय में जो है वो भी क्या है? अम्ल है। पर सभी अम्ल अलग अलग प्रकार से रिएक्ट क्यों करते हैं? इनको बोलते हैं अम्ल का प्रबल और दुर्बल होने का गुण। दुर्बल का अर्थ होता है दुर्बल, यानी जो कमजोर होता है। दुर्बल अम्ल जो होते हैं वो कम रिएक्ट करते हैं, कम तेज होते हैं। जैसे नींबू, नींबू एक दुर्बल अम्ल है। अगर उसको यूज करते हैं ना, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल थोड़ा दुर्बल अम्ल। क्या होता है? दुर्बल अम्ल। वहीं पे HCl या H2SO4 क्या होते हैं? प्रबल अम्ल। क्या होते हैं? प्रबल अम्ल। अब इनके प्रबलता और दुर्बलता कैसे पता चलती है? वो बताती है पीएच स्केल। क्या बताती है? पीएच स्केल। तो अम्लों की दुर्बलता प्रबलता होगी। अब आता है आपका क्षार। क्या आता है? क्षार। क्षारों की दुर्बलता और प्रबलता कैसे देखते हैं? तो देखो, क्षार है, क्षार भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साबुन का पानी ले लूं मैं, एक ले लूं NaOH। NaOH के साथ किसी रिएक्शन को कराऊंगा और साबुन के पानी से किसी रिएक्शन को कराऊंगा तो साबुन वाले पानी की रिएक्शन जो होगी वो थोड़ी हल्की होगी, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। बट वहीं पे NaOH वाली रिएक्शन क्या होगी? थोड़ी सी जल्दी होगी या फिर थोड़ी सी हार्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग होगी। तो NaOH वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है और जो साबुन का पानी है वो क्या कहलाता है?
नॉर्मल बेस या फिर उससे कम वीक बेस। तो देखो, जो पदार्थ या जो अम्ल व क्षार जल्दी अभिक्रिया करते हैं या अभिक्रिया में बहुत ज्यादा जल्दी से तेजी से काम करते हैं या अभिक्रिया में प्रबलता से करते हैं, उनको बोलते हैं प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार। और वे अम्ल व क्षार जो अभिक्रिया बहुत कम करते हैं या कम अभिक्रियाशील होते हैं, उनको बोलते हैं दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार। ये क्लियर हो गया कि टॉपिक? अगर आपसे पूछे प्रबल अम्ल क्या होगा तो आप ये बता सकते हो। ये तो भाषा, इसके आगे हम नई थ्योरी पढ़ेंगे इस पीएच स्केल के थ्रू। तो पीएच स्केल क्या होती है, फटाफट इसके बारे में सीखते हैं। पीएच स्केल होती है 0 से 14 अंकों तक की स्केल होती है, 0 से 14 तक। यहाँ पे 0 आता है, फिर बीच में 7 आता है, फिर यहाँ पे आता है 14, यहाँ तक की स्केल होती है पीएच स्केल। क्या होती है? पीएच स्केल। अब इसके बारे में पढ़ने से पहले हम समझते हैं पीएच का मतलब क्या होता है। पीएच अभी बताऊंगा। 0, 7, 14 ये स्केल होती है, 0 से लेती है, 7 इसका मिड पॉइंट होता है, 14 तक आती है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ पीएच स्केल का मतलब। पीएच का अर्थ क्या होता है? पीएच का अर्थ होता है पावर। क्या होता है? पावर। पावर मेजरमेंट वाले जो स्केल को क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। पीएच स्केल का निर्माण किया गया, पीएच स्केल बनाई गई। अब पीएच, हाँ, पी और एच दोनों को जर्मन भाषा में पावर बोलते हैं। ना 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 ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता कि पीएच स्केल किसने बनाई। आपके पास ये पूछा जाएगी पीएच स्केल होती क्या है, पीएच स्केल के उपयोग क्या है, पीएच स्केल के यूज क्या है, पीएच स्केल में क्या क्या। अभी पूरा आज हम पीएच स्केल का टॉपिक लेंगे, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, पीएच स्केल है, उस पर भी अम्ल व क्षार को बताने के लिए हमें कुछ ना कुछ सूचक चाहिए होगा, इंडिकेटर। जैसे लिटमस था वैसे था, तो इनके लिए सूचक चाहिए होता है। इस सूचक को बोलते हैं यूनिवर्सल पीएच या फिर यूनिवर्सल पीएच मेजरमेंट स्केल है। ये क्या होती है कि मतलब एक ऐसा पेपर होता है, पेपर सा होता है, उस पे अम्ल को या क्षार को डालते हैं, वो पेपर एक कलर देता है, एक अलग कलर देता है, ठीक है, पीएच के अंदर। उस कलर से हमें पता चलता है कि कौन सी कितने लेवल की पीएच है। कलर की ड्राइंग आगे है रेनबो वाली, उससे भी बात करेंगे। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल बनाने का मेन रीजन क्या था? पीएच स्केल क्या होती है? अम्ल व क्षारों की प्रबलता व दुर्बलता को समझाने के लिए जो स्केल काम लिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल, ठीक है। अम्ल व क्षारों की दुर्बलता को जो समझाते हैं उनको क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। पीएच स्केल में 3 मान होते हैं, 0, 7 और 14। 0 से मान बढ़ता है 7, 7 से 14 तक। अब पीएच स्केल के 2 भाग होते हैं। 0 से 7 तक अगर कोई वैल्यू होगी किसी भी चीज की, ठीक है, 0 से 7 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू आती है और वो उस पदार्थ को हमें चेक करना, तो वो पदार्थ अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय। उस पदार्थ में अम्लता होगी। क्यों होती है? क्योंकि पीएच इसके लिए बताती है कि 0 से 7 तक अम्लीय प्रकृति होती है। क्या होती है? अम्लीय प्रकृति। 7 से 14 तक कौन सी प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। क्या होती है? क्षारीय प्रकृति। यहां तक कोई डाउट है क्या? तो अम्लीय प्रकृति कहां से कहां तक होती है? 0 से 7। और क्षारीय प्रकृति कहां से कहां होती है? 7 से 14। यहां तक कोई डाउट है क्या? डाउट है क्या? अब पीएच स्केल मेजर कैसे करती है? हमारा एक क्वेश्चन ये होना चाहिए कि पीएच स्केल मेजर कैसे करती है कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। हमें पता है अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं, क्षार होते हैं वो H+ आयन नहीं देते हैं। तो कोई पदार्थ होगा, अगर उसको इस फिल्टर पेपर जो उस पेपर पे डालते हैं और वो H+ आयन ज्यादा से ज्यादा देगा, तो वो कौन सा प्रकार का होगा? अम्लीय प्रकार का होगा। क्या होगा? अम्लीय। जो H+ आयन देते हैं वो अम्लीय होते हैं। और पीएच स्केल पे जो ज्यादा H+ आयन देगा तो हम क्या कह देंगे? ये अम्लीय होगा। जितने ज्यादा H+ दे सकता है उतना ज्यादा क्या होगा? वो अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय। और देखो इसमें अम्लीयता कैसे पता चलती है? 7 से लेके 0 की तरफ बढ़ते हैं ना, तो अम्लता बढ़ती है। उसका अर्थ क्या है कि 7 से 0 तक अगर हम पीछे बढ़ेंगे ना, तो अम्लता बढ़ेगी। जितना कम मान होगा ना, 0 के पास वाला मान या 7 से जितना कम मान होगा, वो उतना ज्यादा अम्लीय होता है। क्या होता है? उतना प्रबल अम्ल होता है। जैसे कि HCl होगा ना, तो उसका मान 0 के थोड़ा आसपास होगा, उसके बाद में नींबू का थोड़ा कम होगा, ऐसे होता है। आया समझ में? तो जितना ज्यादा अम्लीय होगा वो कैसे पता चलता है? वो जितना ज्यादा कम मान होगा उसका, ठीक है। और वो उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयन देता है। कितना आयन देता है? कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन। पीएच स्केल में OH आयन नहीं देखते, बस हाइड्रोजन आयन को देखते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन वो उतना प्रबल अम्ल है, कम हाइड्रोजन आयन तो कम प्रबल अम्ल। हाइड्रोजन आयन नहीं देगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। फिर OH वाला देख लो, OH जितना ज्यादा देगा उतना ज्यादा क्षारीय। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब मैं बताता हूँ यहाँ पे 0 से 7 तक जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय। और 7 से 14 वाली क्या होती है? क्षारीय। क्या होती है? क्षारीय। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। 7 से 14 तक बढ़ेंगे तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती है, और 7 से 0 तक बढ़ेंगे तो घटेंगे तो क्या? अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। और 7 और 7 इसको बोलते हैं उदासीन बिंदु। क्या बोलते हैं? उदासीन बिंदु। यहाँ पे कोई भी जो चीज होगी ना, उसको ना तो अम्लीय प्रकृति होगी ना वह क्षारीय प्रकृति का होगा। उदाहरण NaCl जो होता है ना, NaCl, जब अगर NaCl है वो उदासीन बिंदु पे ही होता है। क्योंकि NaCl बना किससे था? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना था। किससे बना था? प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। देखो NaCl था HCl और NaO से मिलकर बना था ना।
उसमें निकला था आपका H2O और प्लस NaCl। तो ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिला। तो जो चीजें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बिगड़े से जो लवण मिलते हैं वे उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन। अब देखो आपसे दो चीजें पूछता हूँ, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार, क्या लूं मैं? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार लूं और उनकी अभिक्रिया कराऊं, तो अम्लता की प्रबलता ज्यादा है कि क्षार की? फिर से देखो, प्रबल अम्ल लूं और दुर्बल क्षार लूं, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार लूं, तो प्रबलता अम्ल की ज्यादा है कि क्षार की? सुनो, प्रबल अम्ल लिया मैंने, इसकी अभिक्रिया करवाई दुर्बल क्षार से। किससे करवाई? तो जो साथ में लवण व जल बनना ही है वो तो पता ही है, लवण व जल। तो इसमें प्रबलता अम्ल की ज्यादा है कि क्षार की? अम्ल की प्रबलता ज्यादा है। तो प्रबलता जिसकी ज्यादा होती है तो लवण उस प्रकृति का बनता है। तो लवण किस प्रकृति का बनेगा? अम्लीय बनेगा। क्या बनेगा? अम्लीय। वो उदासीन नहीं होगा। यहीं पे मैं आपसे पूछता हूं, अगर दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार के अभिक्रिया करवाऊं और लवण व क्या बनेगा? जल, तो मेरे को इतना सा बताओ कि जो लवण बनेगा किस प्रकृति का बनेगा? क्षारीय या अम्लीय? क्षारीय। कैसे पता लगा? जो प्रबल होगा वो ही आपका लवण बनता है। पर यहाँ पे दोनों ही प्रबल होते हैं, अम्लीय बनेगा, क्षारीय होगा क्षारीय। और अगर दोनों ही प्रबल हो तो वह लवण उदासीन प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? उदासीन। पीएच में समझ में आ रहा है क्या है? तो पीएच स्केल वह स्केल या फिर वह पैमाना जिसमें हमें मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज के बारे में। ठीक है? हैं? हाँ, अब मैं लिखा रहा हूँ तो पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, तो इसको इसको रफ करते हैं। पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा मैं लिखा देता हूँ, आप वो नोट्स क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम इस पीएच स्केल के कुछ मान्स को पढ़ेंगे। ठीक है, पीएच स्केल के बाद में उपयोग पढ़ेंगे डेली लाइफ में। ठीक है, ये आया समझ में? देखो, पीएच स्केल के बारे में लिखते हैं। देखो, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताता हूँ। देखो फटाफट, देखो एक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है? देखो, H2O जल, इसमें मैं क्या मिला दूं? H प्लस आयन मिला दूं। क्या मिला दूं? H प्लस आयन। H प्लस आयन मिला जाए, हाँ, H प्लस आयन को अम्ल भी बोलते हैं। तो ये H प्लस आयन इसमें मिल जाएगा, तो क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन। मेरे को बताओ, मैंने अम्ल के साथ जल को मिलाया है, तो जल अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? अम्लीय होगा। नींबू अगर पानी में मिलाते तो खट्टा ही होता है, तो जल भी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हाइड्रोनियम आयन निकल के आता है किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है, हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है? तो H2 और H की अभिक्रिया से बनता है। या हाइड्रोनियम आयन जो बनता है वो किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है कि क्षारीय प्रकृति का होता है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है। किसका होता है? अम्लीय प्रकृति का। कोई डाउट है क्या? अब देखो फटाफट, हाइड्रोनियम आयन क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन ना। हाँ, पीएच स्केल की हेडिंग लगाओ ना। ना, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखो तो लिख भी सकते हो। हेडिंग लगाओ पीएच स्केल। हम वो फालतू कचरा नहीं लिखेंगे। पीएच का अर्थ पावर होता है, शक्ति होती है ना। स्केल हिंदी में लिख ले। पीएच स्केल, ठीक है। तो देखो, पीएच स्केल की परिभाषा पहले इसको रब कर देता हूं मैं। देखो, पीएच स्केल की परिभाषा क्या होती है? किसी भी किसी भी पदार्थ की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति को
को बताने के लिए आवश्यक पैमाना या आवश्यक स्केल बोल लो, ठीक है। आवश्यक स्केल को पीएच स्केल, ये तो सीधी थ्योरी होगी। पीएच स्केल क्या होती है? पीएच स्केल कहते हैं, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। पीएच स्केल तक आगे इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, ये पीएच स्केल कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका नेक्स्ट टॉपिक जो सही होगा वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको पीएच स्केल बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि पीएच स्केल में देखो, ये तो पीएच स्केल होता है भैया, अच्छा ये अम्लीय प्रकृति बताते हैं, पर इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है पीएच स्केल में अम्ल व क्षार की प्रबलता, अम्ल व क्षार की प्रबलता को समझाया जाता है या को बताया जाता है, जाता है। अम्ल व क्षार की प्रबलता को भी समझाते हैं कि भाई अम्ल कौन सा कितना अम्लीय है, कौन सा ना। उपयोग में अलग है, उपयोग का मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। हाँ, महत्व में लिख सकते हो, बाकी इंपॉर्टेंट इसमें लिख लो, ठीक है। अम्ल और क्षार के प्रबलता को समझा जाता है। अब ये तो हो गया नॉर्मली। अब आता है पीएच स्केल के प्रकार या पीएच स्केल के जो भाग होते हैं। तो पीएच स्केल का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 14 तक या 14 तक होता है। अब ये 0 से 14 तक होता है तो इसमें आपने क्या समझा? तो 0 से 14 तक होता है तो हम क्या लिखेंगे? 0 से 14 तक इसका मान होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या सीखेंगे कि इसमें 3 मुख्य बिंदु या मुख्य मान होते हैं। तो इसमें 3 मुख्य मान होते हैं, वे हैं 0, 7 और 14, ठीक है। ये 141 नहीं है, ये केवल 14 है। अब मुख्य मान होते हैं, ठीक है। अब इनमें हम समझेंगे अम्लता का, पीएच स्केल पे अम्लता, ठीक है, ये जो भी। और वो जो हाइड्रोजन आयन वाली है ना, वो हम आगे लिखेंगे हाइड्रोजन आयन का क्या कैसे बताता है पीएच स्केल, ठीक है। हम्म अब आगे देखो, 14 तक होता है। अब देखना क्या होता है, देखो पीएच स्केल है। पीएच स्केल क्या होती है? वो जो हमें अम्लता और क्षारकता के बारे में बताती है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के बारे में बताती है। यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के अंदर की भी क्षार और प्रबल अम्ल से, मतलब पहले क्षार व अम्ल के बारे में बताते कैसे हैं, ठीक है। तो ये देखो, हाँ 0 से 14, ठीक है। 0 से 7 तक के पीएच मान को, ठीक है, 7 तक के पीएच मान को क्या कहते हैं भाई? पीएच मान को अम्लीय प्रकृति, ना ना, के मान को अम्लीय प्रकृति से निरूपित करते हैं। निरूपित या बताया जाता है, करते हैं। अर्थात 0 से 7 तक के पीएच मान वाला पदार्थ अम्लीय होता है। किस प्रकृति का होता है? अम्लीय। अम्लीय होता है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब 0 से 7 तक अम्लीयता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। प्रबलता और आगे हम समझेंगे प्रबलता भी, अम्लीय कहाँ से कहाँ बढ़ने पे कैसे होता है, ठीक है। 7 अम्लीय होता है 7 बिंदु पर या 7 के पीएच मान पर पदार्थ उदासीन होता है। पदार्थ उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है।
अर्थात न तो अम्लीय और न ही हाँ न ही और न ही लिख दो। ठीक है, ये नोट्स मेकिंग इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको टॉपिक्स एग्जाम टाइम में आप उसको डायरेक्ट पढ़ के समझ सकें। और न ही क्षारीय, और किसके साथ में, अर्थात न तो अम्लीय और न ही क्षारीय, न ही क्षारीय। कैमरा में पूरा दिख रहा है क्या, देखना लगभग आगे क्या, ऊपर लिखना पड़ेगा ना कि नीचे में चल जाएगा, क्षारीय। अब एक लाइन यहाँ पे और लिख देते हैं, 7 से 14 तक पीएच मान वाले पदार्थ किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होते हैं, प्रकृति के होते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है क्या, नहीं है, ये हमने ये पढ़ लिया पीएच का मान। अब हम ये पढ़ेंगे कि पीएच मान से हमें पता कैसे लगता है कि क्षारीय होगा ये अम्लीय होगा। क्षारीय और अम्लीयता का पता कैसे लगता है भाई, क्षारीय व अम्लीयता का पता लगता है हमें उनके H+ आयन देने के तरीके से। ठीक है, अभी देखते हैं। सबसे पहले आप एसएस ले सकते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं एसएस ले लें और उसके बाद में इसको नोट डाउन कर लें। ये पीएच देखो, जरूरी नहीं है कि पीएच स्किल का आपका क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि पीएच स्किल को समझाओ, ये लिखो वो लिखो। ये भी हो सकता है कि पीएच स्किल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आगे आपको पढ़ने को मिले या आप लाइफ टाइम में पीएच के बारे में जानकारी लो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। यार समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे मिटाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ पीएच के मान कहाँ से कहाँ तक घटते हैं बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये डस्टर सही नहीं है, इस वजह से हम अपना क्लॉथ यूज लेंगे। सही है सही है। देखो अब हमने ये पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले अम्लीयता बढ़ती है कहाँ पे घटती है। देखो इसको मैं सही से लिख देता हूँ ब्लू मार्कर का यूज करते हुए। देखो क्या करेंगे, 7 से 0 तक मान कम होने पर अम्लता बढ़ती है, अम्लता बढ़ती है, या कह सकते हैं, अरे यहाँ पे आगे दिखेगा नहीं है ना, कहाँ तक दिख रहा है आगे यहाँ पे, या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रबलता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, प्रबलता। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है, ठीक है, क्लियर है बोर्ड एकदम ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या कह सकते हैं कि 7 से 14 तक, 7 से 14 तक मान बढ़ने पर, इसमें तो घटते हैं मान, मान बढ़ने पर क्षार की प्रबलता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, क्षार की प्रबलता बढ़ती है। इसमें इसलिए इतना लिखा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ी है आगे को देखते हुए। ठीक है, क्षार की प्रबलता बढ़ती है, इसमें अम्ल की बढ़ती है, नीचे वाले में क्षार बढ़ती है। अम्ल की प्रबलता यहाँ पे लिखते हैं कि अम्ल की प्रबलता बढ़ती है, इसमें क्षार की बढ़ती है। ये हो गया, हमने ये पढ़ लिया पीएच स्केल में भाई
अम्लीयता क्या होती है, क्षारकता क्या होती है, प्रबलता कैसे बढ़ती है, किस मान पे अम्लीय होता है, किस मान पे क्षारक होता है, ये सब हमने नॉर्मली पढ़ लिया, इतने इतना इसमें है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि पीएच स्केल में मान कम कैसे बताता है, ज्यादा क्यों बताता है, ये किस कारण किसी का ज्यादा बताता है, किस कारण किसी का कम बताता है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वो हम देखते हैं यहाँ पे। हाँ, इसको मिटा दो नीचे वाले को। अब देखो, अच्छा ये बच गया क्या, छुपे रुस्तम है ना। अब देखो, हमने देखो अभी तक क्लास बोरिंग हो गई, क्लास होगी थोड़ी सी बोरिंग, अब थोड़ा सा लाते हैं इंटरेस्ट। देखो मेरे को बात बताओ, प्रबलता कम या प्रबलता ज्यादा, कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। जो जितना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन देगा, उसकी प्रबलता बढ़ेगी घटेगी, किसकी बढ़ेगी, मैंने तो पूछा ही नहीं, मैंने तो ये तो कहा ही नहीं कि अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी कि क्षार की बढ़ेगी। आप फटाफट जवाब मत दो, फिर से पूछता हूँ कि H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन अगर बढ़ेगा या, हाँ चलो बढ़ेगा, तो प्रबलता बढ़ेगी या घटेगी, किसकी बढ़ेगी पूछने तो दो। आप ये तो पूछो कि सर किसकी बढ़ेगी, ये भी बताना है, तो बताओ। मैंने पूरा पूछा ही नहीं, मैंने कहा H प्लस आयन, मैंने तो ये कहा पीएच स्केल। वेरी गुड, यहाँ पे अच्छा है। देखो H प्लस आयन जो हाइड्रोनियम आयन वो कौन देता है, अम्ल देता है, और अम्ल जब आयन ज्यादा देगा तो उसकी पीएच क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। वैसे तो पढ़ हमने अभी क्या पढ़ा है कि 7 से 0 तक मान घटता है तब अम्लता बढ़ती है ना। तो जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन बढ़ेंगे उतनी ज्यादा अम्लता क्या होगी, बढ़ेगी, पर पीएच का मान घटेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक लाइन आपको मैं यहाँ पे लिखाना चाहता हूँ कि हाइड्रोनियम आयन, ये इसको हाइड्रोनियम आयन बोल दो, हाइड्रोनियम आयन के बढ़ने से, के बढ़ने से पीएच का मान घटता है, क्या होगा, घटता है। और जब मान घटता है तो अम्लता बढ़ती है, क्या बढ़ती है, अम्लता बढ़ती, तथा अम्लता बढ़ती है, यहाँ पे लिखोगे तथा अम्लता बढ़ती है। ये हो गया आपका पोर्शन पीएच वाला, तो लगभग लगभग कंप्लीट। ठीक है, अब पीएच के अंदर हम दुर्बल अम्ल दुर्बल प्रबल बाद में पढ़ेंगे। मैं अब आपको एक बार पीएच स्केल समझा देता हूँ, क्या समझा देता हूँ, पीएच स्केल। और कुछ एक पीएच लिखाऊंगा अभी, वो इंपॉर्टेंट पीएच है। ठीक है, कुछ एक पीएच लिखाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, इनकी पीएच फिक्स आती है। बॉडी वाली तो कम आती है। बॉडी मेरी देख लो भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक बॉडी है। ठीक है, चलो देखते हैं। वो आता ना पहले ऐसे, शक्ति से, शक्तिमान शक्तिमान, फिर वैसे घूमता था। जब फिजिक्स वाले स्टूडेंट वो कहते थे यार ये इतना ज्यादा इनर्शिया लाता कहाँ से, घूमता घूमता रोटेशन करना। और देखो एक चीज आपसे, शक्तिमान वाला कॉन्सेप्ट आपके वो लगता है, शक्तिमान वाले कॉन्सेप्ट मैं पहले जब बचपन में देखता था शक्तिमान, तो मेरे दिमाग में ये क्या आता है, लिख ले फटाफट लिख ले, हो गया। जब मैं बचपन में शक्तिमान देखता था मैं सोचता वो घूमता है यहाँ पे एक जगह पे, घूम घूम के ऊपर कैसे उड़ता है। फिर बाद में आपने इस पोर्शन को पढ़ा था, हेलीकॉप्टर वाला वो रूल देखा था क्या, एक छोटे से डंडी होती थी उस पर पंखा लगा होता, उसको ऐसे घुमाते थे, घुमाते हुए हवा में उड़ता था, है ना। तो इसको बोलते थे रोटेशन करेगा, रोटेशन करेगा तो ऊपर जाना, मतलब ये आगे बढ़ना चाहेगा, पर यहाँ पे जगह छोटी है तो आगे ना बढ़ के कहाँ पे बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है। इसको बोलते हैं शक्तिमान। कैसे भी घुमाओ ऊपर बढ़ता था। ठीक है, हाँ अब बैठो, देखो ना वो, हाँ वैसे जैसे भी किसी दिशा में, तो शक्तिमान वाले फिजिक्स लगती है वहां पे। ठीक है, हाँ अब देखो हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम आगे बताओ। अब हम आगे पढ़ने वाले पीएच स्केल पे कुछ चीजों को, और पीएच स्केल पे कैसे इसको समझ सकते हैं, फिर टॉपिक के पीएच वाला कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसका महत्व पढ़ेंगे। ठीक है, देखना ध्यान से। स्टूडेंट्स तैयार हो सारे, ओके देखो, ठीक है, सस्ते जुगाड़ लगाए में कपड़े वाले, तो कोई देख के हंसना मत भाई कि कपड़े से साफ करते हैं।
ये देखो एक प्रकार से इस क्लास का एक फायदा और है यूट्यूब पे, मैं ये जो पूरी क्लास चली उसके सामने जैसे बिहेव करता हूँ वैसे आपके सामने कर रहा हूँ। मिटाने वगैरह ये भी देखते हो तो आप भी देखोगे तो ऐसा मत सोचना कि आप कभी ऐसा भी देखोगे यूट्यूब पे टाइम बचाने के लिए। जैसे मैंने भी एक वीडियो भी चढ़ाया उस पर टाइम बचाने के लिए किया कि पॉज करके फिर उस पर क्या करते हैं क्वेश्चन लिख देते हैं। बट ये जो चीजें होती हैं इनसे क्लास की फील आती है। ठीक है, हम मिटा रहे हैं, बातें कर रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखना देखो अब हम यहाँ पे समझते हैं। पीएच स्केल हमने पढ़ी, पीएच स्केल हमने पढ़ी, पीएच स्केल पे हमने अभी अब जो पढ़ा है उसको पीएच स्केल पे समझते हैं। देखो ये पॉइंट लेता हूं मैं कुछ, इसका मान होगा 0, यहाँ तक पॉइंट का मान 7, यहाँ तक पॉइंट का मान 14। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? 0, 7 और 14। ओके, नाउ 0, 7, 14 हो गया। अब देखो ये जो मान होता है इनको बोलते हैं अम्लीय प्रकृति। इसके बीच में जो मान होता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ वाला होगा वो क्षारीय होगा। किसका होगा? बढ़ने वाला नहीं लिखा है मैंने एरो, सॉरी। हाँ आप इसे गलत समझ रहे हो, बढ़ने वाला एरो नहीं लगा। मैंने कहा इतना दूर का मान अम्लीय होता है। ठीक है, वैसे कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लो, इतना मान होता है अम्लीय और इसका जो है वो बढ़ता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर आता है क्षारीय, वो बढ़ता है यहाँ से यहाँ तक। कि भाई 7 से मान ज्यादा होगा तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती है, 7 से मान कम होता है तो कौन सी प्रकृति बढ़ती है? अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। अगर आपसे कोई पूछ ले 3 3 तो वो प्रकृति अम्लीय है कि क्षारीय है? अम्लीय। कैसे पता चला? 0 से 7 के बीच में 3 आ रहा है। अगर मैं कहूँ 13 तो वो कौन सी प्रकृति होगी? क्षारीय। जी 7 और 14 से। अगर मैं कहूँ 15 तो कौन सी प्रकृति होगी? 14 तक है ही नहीं, 15। ठीक है, अगर मैं कहूँ 14 तो कौन सी होगी? क्षारीय होगी। मेरे को बताओ 10 भी क्षार होता है? कोई 7 और 14 बीच में, 14 भी क्षार होता है तो 10 ज्यादा प्रबल क्षार होगा या 14? कैसे पता चला? जितना मान बढ़ा वो ज्यादा क्षारीय। पर अम्ल में क्या होगा? 3 है अम्ल का और 1 है अम्ल का। 1 तो 3 वाला ज्यादा अम्लीय होगा या 1 वाला ज्यादा अम्लीय होगा? 1 वाला, क्योंकि मान कम होने पे अम्लीयता बढ़ती है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। हमने पढ़ लिया अम्लीय, ये पढ़ लिया क्षारीय, ये हो गया आपका 7। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं। ओके, ये 0, 7 और 14 अम्लीय और क्षारीय। अब कुछ पीएच के मान दे रखे हैं, वो पीएच के मान हम देख लेते हैं। अब एक चीज और, ये देखो यहाँ पे, अब इसको मैं आपको एक हाइड्रोजन आयन के ग्राफ से बताता हूँ कि मान लो इस पॉइंट पे हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा मिलते हैं आपको, H+ आयन, क्योंकि जितना ज्यादा अम्लीय उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयन। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कौन सी प्रकृति बढ़ रही है? 0 से 7 तक बढ़ने में क्षारीय प्रकृति तो बढ़ रही है। क्षारीय प्रकृति बढ़ती है तो H+ आयन का मान क्या होता है? कम होता है। तो ये ग्राफ को अगर देखोगे तो ये मान लगभग ऐसे कम हो जाएगा एकदम। ठीक है, ये लगभग 1.5 हो जाना चाहिए। बट कुछ ना कुछ क्षार में भी H+ आयन तो होते हैं, क्योंकि जो OH- आयन है उसमें H तो आ ही रहा है कहीं ना कहीं। तो वैसे यानी मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से H+ का जो मान है वो घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। यहाँ तक 0 नहीं होता बट लगभग आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं, ये मैं बताने का है। अब हम कुछ पीएच मान लिख देते हैं, वो इंपॉर्टेंट मान होंगे। वो क्या होंगे? इंपॉर्टेंट मान होंगे। लिख देते हैं यहाँ पे। हाँ नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पदार्थ और उसके पीएच का मान, पीएच मान। हाँ टेबल से इजी रहता है। पहला आप टेबल में आप लिख देते हैं, हम पहला लिखते हैं गेस्ट्रो जूस जठर रस। जठर जो आमाशय में पाया जाता है HCl वाला, वो आमाशय वाला। ठीक है, तो इसको लिख लो जठर रस हिंदी में है। जठर रस, हाँ, जो पेट में पाया जाता है वो अम्लीय होता है। इसकी पीएच कितनी होती है? इसकी पीएच होती है 1.2। कितनी होती है? याद कर लोगे? ठीक है, उसके बाद में आता है नींबू का रस। नींबू का रस, इसके आगे लगभग लगा दिया करो, प्योर कोई भी चीज नहीं होती है, आप लगभग लगा सकते हो। ठीक है, सब में लगभग, लगभग ऐसे लिख देना, लगभग, प्योर इतनी नहीं होती, लगभग। ठीक है, ये आ गया। नींबू का रस की कितनी होती है? 2.2 समथिंग होती है, 2.3 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, पर 2.2 वाला हम ज्यादा बेटर मानते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। टेबल सारे बना लो फटाफट से। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नींबू के रस के बाद में आता है शुद्ध जल। क्या आता है? शुद्ध जल। ये समझते हैं, शुद्ध जल।
उसकी होती है 7। तो यहाँ पे शुद्ध जल की लिख लेते हैं। हाँ, शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन, उसकी होती है 7। अब उसके बाद में क्षारीय वाले को मैं रेड से लिख देता हूँ। ये देखो, लिखने का तरीका समझ लो आप। ब्लू लिटमस वाले अम्ल को बताते हैं ना, ब्लू लिटमस लाल होता है, तो ब्लू से अम्ल को लिख दिया। ब्लैक वाला एकदम कॉन्सेंट्रेट के लिए, वो क्या होता है? उदासीन के लिए, न्यूट्रलाइज्ड के लिए। अब हम पढ़ेंगे क्षार वाला। क्षार को किससे बताऊंगा? रेड से। तो देखो, वैसे उल्टा बुक में जो ग्राफ दिया वो थोड़ा सा उल्टा है। देखो, अगला मान है क्षार का, वो होगा आपका रक्त। रक्त जानते हो ना, मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। मानव रक्त भी लाल, मारकर भी लाल। हाँ, ये लिखना है, ये एक टेबल बना के उसके आगे लिखना है, ठीक है? पीएच वाले में वो स्केल जो मैंने बताई वो लिखनी है। उसके बाद में मानव रक्त जो होता है, रक्त लिख लेना बस। उसकी होती है 7.4। कितनी होती है? 7.4। शरीर के अंदर अम्ल कहाँ पे? आमाशय, वो तो एक अलग पोर्शन होगा, वो आमाशय के अंदर अम्ल है। ये हमारे शरीर के अंदर जो विंस है उसके ब्लड की बात हो रही है, वो थोड़ा सा क्षारीय होता है। किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। इसके बाद में देखो, उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट, ले लो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर MgOH2 लिख सकते हो, या इसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का तो मैग्नीशियम का आया हुआ है, और मिल्क है व्हाइट कलर का होता है, इस वजह से आता है, ठीक है? तो एंटासिड होता है। इसकी जो पीएच होती है वो होती है 10। कितनी होती है? 10। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है पीएच से रिलेटेड, 10 सर कितनी होती है, ठीक है? उसके बाद में सबसे हाई वाला जो आपका क्षार होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनके सूत्र भी याद होने चाहिए। हाइड्रोक्साइड, इसकी कितनी होती है? इसकी होती है NaOH, इसका नाम होता है। और इसकी पीएच कितनी होती है? 14 के लगभग होती है। कितनी होती है? 14 के लगभग होती है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये कुछ पीएच है, इंपॉर्टेंट पीएच, ठीक है? हाँ, NaOH प्रबल क्षार होता है एकदम वाला, सही बात कही। ये है ना इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ये है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। हाँ, ये दोनों एक ही नाम है, मैंने उसका सूत्र लिख दिया ना। प्रबल अम्ल, हाँ जठरस भी हो सकता है, और भी हो सकता है। हाँ, ये HCl वाला मान लो। जठरस HCl के लगभग होता है, जठरस थोड़ा सा मिक्सअप होता है इनका, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा बता दूं, दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल क्या होते हैं, वो थ्योरी आप लिखना, ठीक है? क्योंकि हम लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाएगा, वो थ्योरी समझाने के लायक है। उसके बाद में पीएच का महत्व, वही इंपॉर्टेंट है। पीएच के महत्व से हर साल क्वेश्चन आता है। दांतों का क्षय, टूथ दिखे, उसका क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार देख लिया, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो टॉपिक, ठीक है? थोड़ी सी आज वाली क्लास में से लग रहा है हमने लिख ज्यादा रहे हैं, समझा कम है, बट है ना, ये थोड़ा सा है कि हम पीएच वाले मान में पीएच के जो महत्व होता है इसको इंपॉर्टेंट से समझेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिटा दो इसको, थोड़ा सा फास्ट हाथ चलाओ, 10th क्लास के स्टूडेंट हो आप लोग। इससे प्रबल तो अब कौन होगा, सोचो। इसके बराबर कोई हो सकता है प्रबल, तो इससे कैसे निकलेगा? इसका लगभग 14 लगभग लिख देना, लगभग लगभग लगा देना सबके मान, ठीक है? प्योर मान कभी मिल ही जाते हैं, कभी पॉइंट वालों को लगभग लगाया जाता है, पर 14 वाला है ना ये वाला, ये भी थोड़ा लगभग ही होता है ना। सबकी जरूरत नहीं है, जो पॉइंट वाले उनको लगा दो, इसमें 14 में लगभग लगाओ तो लगा दो। ये मिटा दो अब देखो, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स या फिर जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप इसको ऐसे लेके फिर आप कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो, या फिर ये जो सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं आप उनके साथ लिख भी सकते हो फटाफट, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक है कि दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार प्रबल क्षार कैसे पता चलता है? तो देखो, अगर पीएच स्केल पे H+ आयन ज्यादा देगा कोई पदार्थ, तो प्रबल अम्ल होगा कि दुर्बल अम्ल होगा? प्रबल अम्ल। वेरी गुड। जितना ज्यादा वो H+ आयन देगा उतना ज्यादा क्या होगा? प्रबल अम्ल। यानी आयन H+ आयन देने की सांद्रता, सांद्रता का अर्थ होता है कितना ज्यादा वो दे सकता है। तो H+ आयन देने की सांद्रता अगर बढ़ती है,
H प्लस आयन देने की सांद्रता अगर बढ़ती है तो कौन सा अम्ल होता है? प्रबल अम्ल होता है कि दुर्बल अम्ल? प्रबल अम्ल। क्या होता है? प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल की थ्योरी में क्या लिखोगे? H प्लस आयन की सांद्रता अगर पीएच स्केल पे बढ़ती है तो कौन सा अम्ल होता है? प्रबल अम्ल। एक होता है दुर्बल अम्ल। क्या होता है? दुर्बल अम्ल। जो H प्लस आयन कम देता है वो क्या होगा? दुर्बल अम्ल। तो H प्लस आयन की देने की जो सांद्रता कम होती है तो कौन सा अम्ल होता है? दुर्बल अम्ल। ऐसा कैसा? क्षार के लिए बताओ क्या होगा? क्षार के लिए OH माइनस आयन का देख लो कि जो ज्यादा से ज्यादा OH माइनस आयन देगा वो क्या होगा? प्रबल क्षार। और जो कम से कम OH माइनस देगा दुर्बल क्षार। सांद्रता अगर OH माइनस की कम होगी तो क्या होगा? दुर्बल क्षार। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? पक्की बात नहीं है? ओके। अब है ना हम पढ़ने वाले हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, पहला ये है दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है, ये समझते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है उसके बारे में समझते हैं। देखो, हमारा जो शरीर होता है वो कितने पीएच तक रहता है? अगर हमारे जो शरीर के अंदर की जो पीएच होती है वो लगभग 7 से 7.8 तक होती है। 7 से 7.8 तक, थोड़ा बहुत क्षारीय प्रकृति का ही होता है, इतना ज्यादा होता नहीं। तो 7 से 7.8 तक की क्या होती है? पीएच होती है, हमारे शरीर की होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप हम इसमें समझते हैं कि जो बारिश होती है, आपने देखा है बारिश, बारिश के अंदर क्या होता है कि अगर बारिश की पीएच 5.6 या उससे कम हो जाए, जो बारिश का जो पानी गिर रहा है ना उसकी पीएच का मान 5.6 या उससे कम हो जाए तो उस वर्षा को क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। एसिड रेन, इसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। एसिड रेन किसे कहते हैं? तो क्या लिखोगे कि बारिश के अंदर पानी का मान, पीएच मान 5.6 या उससे कम हो जाए, ये याद रखना है 5.6, तो उस वर्षा को क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा है तो उसके अंदर जो पानी हो किस प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। अब क्या होता है, जो पानी गिरता है अम्लीय प्रकृति का वो कहाँ पे जाता है? नदियों में जाता है, तालाबों में जाता है, हर कहीं पे जाएगा। जो अम्लीय पानी अगर तालाबों में, नदियों में जाएगा या घरों में हम पिएंगे तो हमारे शरीर की जो पीएच 7 से 7.8 क्षारीय प्रकृति की होती है, उस पानी को पीने से थोड़ी बहुत अम्लता आ जाएगी। इससे हमारे शरीर का नुकसान होगा कि फायदा होगा? नुकसान हो रहा है। तो अम्लीय वर्षा से शरीर का नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए पीएच इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमें पीएच का मान का पता होता है, तब हम समझते हैं कि ये पानी पीने लायक है या नहीं। तो हम वो पानी पीना पसंद करेंगे जिसकी पीएच लगभग कम अम्लीय, लगभग क्षारीय टाइप की हो। ठीक है, या 7 है, 7 से लगभग बराबर हो। 5.6 उससे कम वाली पीएच वाले पानी को अम्लीय वर्षा कहते हैं, जो वर्षा होती है, और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वो हमारे शरीर का क्या करती है? नुकसान। हमारे शरीर के अलावा और भी नुकसान करती है। तालाबों में जाएगी, ठीक है, नदियों में जाएगी, वहां के पेड़ पौधे जीव जंतु को भी वही पानी यूज में आएगा, तो क्या होगा? वहां पे नुकसान होता है। तो पहला महत्व क्या होता है? हमारे शरीर को और पशुओं पे क्या प्रभाव पड़ा, ये अम्लीयता को बताता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है पीएच का महत्व। पीएच का महत्व पेड़ पौधों पे। पेड़ पौधों पे ये पीएच का महत्व है। इससे पहले वाला टॉपिक पीएच स्केल। हाँ हाँ, ये टॉपिक आप लोगों के पीएच का महत्व दैनिक जीवन में, उसका एक टॉपिक होता है हमारे शरीर पे पीएच का महत्व। ये पशु फर्स्ट पॉइंट है, अम्लीय वर्षा वाला फर्स्ट पॉइंट में ही है। हमारे शरीर का जो है ना पीएच वाला, कि पशुओं और पे पीएच का क्या महत्व होता है, वो अम्लीय वर्षा को ही बताता है। उसी में अम्लीय वर्षा वाला आया था। तो पशुओं और इंसानों में जो पीएच का महत्व है ना, पशुओं में, वो जो जीव जंतु में, वो पीएच का महत्व का टॉपिक ये था कि जो बरसात होती है उसका पानी का पीएच क्या होता है, लिख लेना 5.6 होती है। कितनी होती है अम्लीय वर्षा की पीएच? 5.6 या उससे कम होती है। दूसरा टॉपिक पीएच स्केल का, वो हम लेते हैं पेड़ पौधों में पीएच का महत्व। अब वो छोटा सा बताता हूँ, देखो। हाँ, ऐसे मतलब ना पेज स्केल क्या होती है, एक आपका होता है पेपर होता है। ठीक है, उस पेपर का नाम भी होता है, ठीक है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल पीएच पेपर बोल दो, यूनिवर्सल। ठीक है, सार्वत्रिक पेपर होता है ना, स्केल में नहीं, वो पेपर आता है, वो फिर मेजर करते हैं उससे। ठीक है, पीएच स्केल वाला। अब है ना इंपॉर्टेंट चीज आप सुनना, देखो। हम क्या पढ़ने वाले पीएच का दूसरा महत्व, मान लो दूसरा महत्व क्या होता है? पेड़ पौधों पे। किस पे होता है? पेड़ पौधों पे। अब अगर मिट्टी है, मिट्टी में भी अम्लीय वर्षा का पानी जाएगा। अगर मिट्टी अम्लीय हो जाए तो थोड़े पेड़ पौधे जहाँ पे वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं उनको नुकसान होता है। और जो पेड़ पौधे अम्लीय प्रकृति के होते हैं उनमें अगर थोड़ा बहुत पानी में क्षारीय आ जाए या फिर आयन ज्यादा बन जाए क्षारीय वाले, तो नुकसान होता है। तो पेड़ पौधों में जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी में पीएच का बहुत महत्व होता है। ठीक है,
हाँ, ये भी वर्षा के कारण ही पहुंचता है, मिट्टी वाला भी कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली इतनी बात नहीं है। इसके लिए एक्टिविटी बुक में भी दी हुई थी, आप उसको करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, बारिश का पीएच कम होने का, अम्लीय वर्षा का मैं रीजन बताऊं क्या होता है। अब होने लगी अम्लीय वर्षा, आज से 100-200 साल पहले नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे आसपास में क्या होती है, फैक्ट्रीज वगैरह होती है। फैक्ट्रीज वगैरह से जब मान लो कहीं पे सारे रसायन काम में लेते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह है, उसमें क्या बना, एचसीएल गैस को यूज लिया होगा या फिर एस्ट्रोसोफर गैस को लिया, वो वातावरण में रिलीज होती है। या मान लो पानी में रिलीज हुई, वो पानी से भाप बनता है, तो वो पानी में अम्ल पहुंच गया ऊपर, अब वो आपस में टकराते हैं, तो वहां पे जो अम्लता के जो है गुण वो नीचे आते हैं, वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। आया समझ में। इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है सल्फर डाइऑक्साइड, जो हमारे जो ज्यादा फैक्ट्री में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ये वाली जो भी होती है, ये अम्लीय प्रकृति का शो करते हैं। हाँ, देखो, एसिड रेन जो होती है उसमें पानी होता है, तो पानी ज्यादा प्रबल होने नहीं देगा, बट हमारे जो साइंस ये कहती है आने वाले फ्यूचर में इतनी ज्यादा एसिड रेन्स होगी जिससे वेजिटेशन भी खत्म हो जाएगी आने वाले टाइम, बहुत साल बाद में। पर अभी जो अम्लीय वर्षा हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर फैक्ट्रीज वगैरह को रोक दिया जाए, या फैक्ट्रीज वगैरह को हम क्या कर दें, बैन नहीं, मतलब थोड़ा कम कर दें, उनको भी ज्यादा ज्यादा यूज ना करें, तो वो अम्लीयता कम हो सकती है। आया समझ में। आया, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इसका, पीएच का महत्व। अब हम पढ़ेंगे दांत का क्षय, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। दांतों का क्षय, दांतों का क्षय, ये पीएच का एक टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। टूथ डिके जिसको बोलते हैं। अब पीएच के महत्व का हम तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तीसरे टॉपिक का नाम है दांतों का क्षय, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन आता है, टूथ डिके, हमारे दांत होता है, दांत किससे बना होता है, इनेमल होती है दांतों के ऊपर व्हाइट कलर की परत, उसका सूत्र पूछ सकते हैं, उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं, दांतों की जो परत होती है ना, वो इससे बनी होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी, ठीक है, इसको हाइड्रोक्सी एपिटेट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिप्टेट, ठीक है, थोड़ा सा नाम अजीब ही है। ये जो हमारे जो दांतों की जो परत बनी होती है, ठीक है, ये किससे बनी होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इसको या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र ये याद रखना, किसका सूत्र है, कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट, इसका सूत्र होता है Ca3PO4 ब्रैकेट के बाहर 2, ठीक है, Ca3PO4 ये उतार लो, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र। अभी मैं बता नहीं रहा, ये कैल्शियम फॉस्फेट ये टॉपिक में आया तब, इसी से इनेमल बनी होती है, ठीक है, और इसका नाम इस इनेमल बने, इनेमल दांतों के ऊपर जो व्हाइट कलर का दिखता है ना, ये परत दांतों की इनेमल है, इसके अंदर दांत होते हैं, ठीक है, ये इनेमल है दांतों की परत। यहाँ पे इसका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, टाइट होता है यहाँ पे, ठीक है, और इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट, इसका सूत्र Ca3PO4 2। अब होता क्या है वो बताता हूँ। हमारे दांत होता है, वो दांतों की जो इनेमल परत होती है, वो क्या करती है, 5.5 या उससे लगभग बराबर से कम अगर पीएच होगी, यानी अम्लीय पदार्थ से वो कांटेक्ट में आएगी ना, तो इनेमल टूटने लग जाती है, क्या करने लग जाती है, टूटने लग जाती है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ट है यहाँ पे, हा लग गया है ना, ट है, इसको देखो, हाइड्रोक्सी एपेटाइट या कैल्शियम फॉस्फेट। हाँ ना ना, ब्रैकेट में मैंने बाद में लिख दिया ऐसे, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ते हैं अगर दांतों के जो पीएच का मान है वो कितना कम हो, दांतों में जो पीएच का मान है वो अगर 5.5 है उससे कम होना, तो उससे क्या होता है, दांतों का क्षय होता है, और ये दांतों के क्षय से क्या होता है, दांतों का नुकसान होता है। अब होता क्या है दांतों का क्षय, वो बताता हूँ। रात में हमने मान लो खाना खाया, खाना खाया, कुछ चीनी वाली चीज चॉकलेट वगैरह खाई, कुल मतलब क्या बोलते हैं उसको, माउथ वॉश नहीं किया, ठीक है, और हमने क्या किया बाद में उसको, जैसे दूध में वो खाई चॉकलेट, डेयरी मिल्क सिल्क, कौन सी खाई, डेयरी मिल्क सिल्क, वो खा के छोड़ छोड़ सो गए। डेयरी मिल्क में क्या होती है, शुगर होती है, क्या होती है, शुगर, हाँ किटकिट खा ले भाई, ठीक है, शुगर होती है। शुगर क्या करती है, वो जब डिकम्पोज होती है, शुगर होती है, वो पिघलती है ना दांतों के साथ, या फिर मुंह के अंदर जो सलाइवा है, सलाइवा थोड़ी सी क्षारीय प्रकृति की होती है। क्षारीय का मतलब क्या होता है, वो थोड़ी सी उसकी पीएच ज्यादा होती है, सलाइवा होती है ना, वो क्षारीय प्रकृति की होती है। तो जो ये है हमारे क्या बोलते हैं दांतों के ऊपर परत, इस पे हम खाएंगे तो उस पे लगा रहेगा, चीनी वगैरह जो भी हमने चॉकलेट खाई, रात भर के अंदर वो चीनी डिकम्पोज हो के अम्लीय बना देती है, अम्लीय प्रकृति बन जाती है। किस प्रकृति हो जाती है, अम्लीय। फिर हम दिन में उठते तो हमारे दांतों में दर्द होता है, वो रीजन क्या है कि रात में जो हमने वो खाया था चॉकलेट, उससे जो एनिमल की परत है वो अम्लीय माध्यम में आने की वजह से क्षय होने लग जाता है, क्षय का मतलब टूटने लग जाती है वो पर,
हाँ, परत तो रिपेयर होती है पर वो वहां पे नुकसान हो ही गया ना। वो टूटने से क्या होता है, हमारे अंदर दांतों में सेंसिटिविटी कम होती है, दांतों की मजबूती कम होती है। इस वजह से पीएच से क्या होता है, दांतों का क्षय होता है। इस क्षय को कंट्रोल कैसे करते हैं, आजकल जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं ना, टूथपेस्ट का जो मान होता है वो लगभग क्षारीय प्रकृति का होता है। तो हम जब भी माउथ वॉश करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का मान होता है, जिससे क्या निकलता है, वो जो हमारे पीएच है, हाँ थोड़ा बहुत जो पीएच है उससे क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज और पीएच के अंदर, आपने कभी नींबू खाया है या केरी वगैरह खाया है, हम कहते हैं दांत, मारवाड़ी में हमारे एक बोलते हैं दांत तमीज, क्या बोलते हैं, दांत तमीज ना, ठीक है। उसमें होता क्या है, जो आपका है वो नींबू या जो भी आप खा रहे हो, उससे क्या होता है, अम्ल है वो, अम्ल है। और नींबू की पीएच हमें हमने कितनी पड़ी थी, 2.2। और दांत तो मुंह के अंदर पीएच कितनी, 5.5 से कम नहीं होनी चाहिए, 2.2 जाएगी तो कितनी ज्यादा पीएच कम होगी, जिससे वो दांतों के ऊपर जो इनेमल और क्षय होती है, उस वजह से वो क्या होता है, दांत दर्द करते हैं, वो अजीब सा लगता है, अमीज ना, कड़कड़ की आवाज, वो इनेमल क्षय होने के कारण होता है। आया समझ में, ये टॉपिक था पीएच का महत्व। खट्टी चीज वैसे नहीं खानी चाहिए, खाने के बाद माउथ वॉश भी करने चाहिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, हमारे जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, आमाशय, चौथा टॉपिक पीएच का महत्व, हमारा जो आमाशय होता है, ठीक है, तो हमारा जो आमाशय होता है, आमाशय के अंदर क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, HCl अम्लीय प्रकृति का होता है। अब सोच के देखो, कभी हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो अम्ल ज्यादा बनता है, अम्ल ज्यादा बनने से हमें जलन होती है, पेट दर्द होता है, एसिडिटी बोलते हैं। तो अम्ल ज्यादा हो गया, उससे हमें क्या होता है, एसिडिटी होती है। तो पीएच का क्या महत्व निकल के आता है, पीएच का ये महत्व निकल के आता है कि हमें ये पता चलता है ये पदार्थ अम्लीय होता है, ये कम होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए हमारे शरीर के अकॉर्डिंग। तो पीएच के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है। अब पीएच का मान पता है 5.5, तब हम कह सकते हैं कि मुंह की जो पीएच का मान 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। आया समझ में, तो हमें नींबू का पता है, वैसे करते हैं। ये चौथा आ गया महत्व। एक महत्व और इंपॉर्टेंट, ये आप सबने देखा होगा, जो छोटे छोटे बीज इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो अपनी रक्षा करने के लिए एसिड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एसिड। और वो एसिड अटैक करते हैं। कभी मधुमक्खी खाई है, खाते वो जो इसका स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग उसका जो डंक, उसके अंदर होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है, फॉर्मिक, चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है, जिसको मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। मेथेनोइक अम्ल उसका दूसरा नाम होता है। मैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जो स्ट्रिंग होती है ना, जो भी कोई भी बी है, उसकी जो स्ट्रिंग होती है यहाँ पे, उसमें क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल, हिंदी में लिख देते हैं फॉर्मिक अम्ल, या मेथेनोइक अम्ल, क्या लिख देते हैं, मेथेनोइक, ये मैंने लिखा है हुआ है फॉर्मिक अम्ल वाला, तो ठीक है, ये उनके अंदर होता है। तो जैसे वो शरीर पे खाते हैं ना, वो खाते ही तो वहां पे क्या होता है, एसिड आ जाता है। एसिड आते ही वहां पे क्या लगती है, जलन लगनी स्टार्ट होती है। क्या लगनी स्टार्ट होती है, जलन। हम उसका उपयोग में क्या करते हैं, वहां पे कई जन कहते हैं लो रगड़ो, वहां से उससे बेटर होता है बेकिंग सोडा। घर में जो मीठा सोडा होता है ना, उसको लगा दो वहां पे, तुरंत आपका प्रभाव कम हो जाएगा जलन। उसका रीजन क्या होता है, बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है। अभी यहाँ पे अम्ल था, अम्ल क्षार उदासीन कर देते हैं। जब भी कोई मधुमक्खी वगैरह खाए ना, उसका जो अम्ल खाए या फिर चिंटी वगैरह खा जाए, उससे क्या होता है, अम्लता आ जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रगड़ लो, बेकिंग सोडा रगड़ लो। क्या रगड़ लो, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ना, वो भी मैं, वो तो एक लगा, वो क्या होता है, उससे एसिड नेचर होता है, तो यहाँ की जो स्किन के अंदर जो पार्ट है, मसल, वो एसिड से रिएक्ट करती है और अंदर फुलावट आ जाती है, वो सूजना वगैरह। अब उसके ऊपर क्या लगाते हैं, बेकिंग सोडा लगाते हैं ना तुरंत, तो वहां पे प्रभाव नष्ट हो जाता है उसका, आगे वो रिएक्शन नहीं करते हैं। आया समझ में, हाँ डंक, वो तो मधुमक्खी बड़ी, उसका डंक दिखता है, चिंटी का डंक कहाँ पे दिखता है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने ये पढ़ा पीएच स्केल क्या होती है, क्यों जरूरी है, हर चीजों की पीएच के बारे में पढ़ा, पीएच कैसे कैसे काम करती है, ये सब पढ़ा। उसके बाद पीएच का महत्व पढ़ा। आज का दिन जो पूरा था, आज की क्लास पूरी पीएच पे थी, और आपका पीएच वाला टॉपिक कंप्लीट है। कोई डाउट है क्या, हमने पीएच को अच्छे से समझा, ठीक है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी studypartner44@gmail.com। आप जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगी, कॉपी में नोट कर लें, फिर सर्च करके आप मैसेज कर दें, मेल कर दें। कोई भी डाउट हो, जल्दी आपके लिए नंबर्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर डाउट के लिए। फिर जो भी आपके डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए संडे को डाउट क्लास रखी जाएगी, उसमें आपके सारे डाउट्स लिए जाते हैं, ठीक है। और आज की क्लास जो हमने पढ़ी वो थोड़ी सी लेंथी जरूर है, पर उसके अंदर पीएच का लगभग सारा हमने नॉलेज ले लिया, लगभग। और हमें पीएच से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है, क्या डाउट नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 5 में। आज का लेक्चर 4 था। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो था अम्ल, क्षार और लवण। ये इसका आगे पार्ट चलेगा। एकदम छोटी छोटी चीज़ों को एज ए क्लास फॉर्म में, नोट्स फॉर्म में हम पढ़ा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दें, मेल कर दें। अगर क्लास समझ में आए तो जरूर लिखिएगा कमेंट में, क्लास एकदम समझ में आई, ठीक है। इसी के साथ मैं नीरज, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।